नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राहुल गांधी की। जी हां, यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ अजय राय ने यह भी दावा किया कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं और अगर ये बड़ी घोषणाएं जो अजय राय संकेतों में दे रहे हैं तो यूपी की सियासत पर, देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने तैयारियां 2024 लोकसभा चुनावों की शुरू कर दी है। पिछले 2 आम चुनावों में एनडीए सत्ता पे काबिज है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की स्थिति बाकी पार्टियों से काफी मजबूत है। पिछले 2 आम चुनावों की तुलना में इस बार कांग्रेस के समीकरण में कुछ बेहतर बदलाव भी हैं। इस बार पार्टी को विपक्षी दलों का साथ मिला है और 2 राज्यों में कांग्रेस ने मजबूती से अपनी सरकार बनाई है। इसी बीच अजय राय ने यह दावा कर एक बार फिर सियासी गलियारों की सरगर्मी बढ़ा दी है। अजय राय ने कल यह बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इसी बयान ने बीजेपी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देने की बात कही है। 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस भी एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या मोदी फिर से अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के लिए बनी एकजुट विपक्ष का इंडिया अलायंस 2024 में क्या बाजी पलट सकता है? इन तमाम संभावनाओं पे शुरू करते हैं आज की चर्चा। राहुल गांधी जी को अमेठी की जनता बुला रही है। अमेठी की जनता का डिमांड है कि राहुल गांधी आवें, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति झूठ की नहीं है, फ्रॉडगिरी की नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको वोट दो और 13 रुपए चीनी ले लो। और राहुल गांधी जी ने वोट के लिए, वो सच्चे और ईमानदार आदमी है, कभी वोट के लिए झूठी बात, बेईमानी वाली बात और लोगों को बरगलाने वाली बात कभी नहीं कहा। अब प्रियंका जी के ऊपर है, अब जहाँ से उनकी इच्छा है लड़ें न लड़ें। अगर जहाँ से लड़ने की उनकी इच्छा होगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा जनता के बीच में कायम है, उसको अभी कोई तोड़ने वाला नहीं है। अजय राय जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वो सस्ती लोकप्रियता कायम करने के उद्देश्य से ऐसा बयान दे रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ेगा उनका। तो ऐसा कह करके उन्होंने अपने को मीडिया में स्थापित करने का प्रयास किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार भी वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन अपने सारे प्रत्याशियों के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी को भी अमेठी से लोकसभा भेजने की जिम्मेदारी सभी गठबंधन साथियों की है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धन को निभाने का काम करेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमानों से आपको परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में राखी राठौड़ हमारे साथ बनी हुई है, ऋषि शंकर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर रविकांत भी इस चर्चा में शामिल है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। साथ में मेरे 3 सहयोगी संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। क्योंकि चर्चा की जो केंद्र बिंदु है वो यूपी की सियासत है, तो सीधा रुख कर लेते हैं अशोक तिवारी का। अशोक, याद है हमें 2014 में पीएम मोदी की आंधी आई थी, 2019 में पीएम मोदी के नाम का तूफान आया था। अभी यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ यह संकेत भी दे रहे हैं कि हो सकता है प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़े। तो जरा मुझे बताइए, यूपी की फिजाओं में अभी क्या इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं? अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना और एक तरह से संकेत देना कि प्रियंका गांधी वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर दे सकती हैं। क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि अभी कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ। कुछ समय पहले जब ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आई और आनन फानन में ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अजय राय, जो कि वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं, उनको यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
दिल्ली से जब कल वो वाराणसी पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने तमाम सारी पॉलिटिकल मुद्दों पे बात की, लेकिन सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वो अमेठी से जोड़कर कही और ये कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी वाराणसी से अगर चुनाव लड़ना चाहे तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके लिए पूरी जी जान लगाएगी। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है ये कोई नई बात नहीं है। बीच बीच में अमेठी की तरफ से इस बात की डिमांड उठाई जाती रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार ये बात कही जाती रही है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और इस बाबत कई बार केंद्रीय नेतृत्व को अमेठी की तरफ से पत्र भी भेजे गए। तमाम सारे नेताओं ने अपनी बात रखी कि राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लिहाजा अगर राहुल गांधी दोबारा यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट दोबारा कांग्रेस के खाते में जा सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को तकरीबन 50,000 वोटों से चुनाव हराया था और उसके बाद से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में कैंप करती रही हैं। मुझे लगता है कि तकरीबन हर महीने स्मृति ईरानी का कोई ना कोई कार्यक्रम वहां पर होता रहता है। तमाम सारे नेताओं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी लगातार वहां पर बैठकें देखी गई हैं पिछले 5 साल के दौरान, यानी कि 19 से लेकर अभी तक 2023 तक लगातार लोगों की वहां पर आवाजाही देखी गई है। हर चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या अलग अलग बैठकें हो बीजेपी के लिहाज से वो वहां पर आयोजित की जाती रही हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अमेठी की जीत को बीजेपी ने पिछली बार एक बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पर सबके सामने पेश किया था और ये कहा था कि अमेठी एक ऐसी लोकसभा सीट है जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है, लिहाजा बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है। तो अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जब भी कोई बड़ी राजनीतिक चर्चा होती है तो उस पर इसका जिक्र किया जाता रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक सीट हासिल हुई, वो भी रायबरेली की, जहां पर सोनिया गांधी कांग्रेस की सांसद हैं। इसके अलावा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी। अब अगर आप कांग्रेस के ग्राफ की बात कीजिए तो अभी जो 2022 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2 सीटें सिर्फ उनको उस पर जीत हासिल हुई थी, जिसकी आप कह सकते हैं कि एक तरह से कांग्रेस की एक बड़ी विफलता के तौर पर पिछला विधानसभा चुनाव देखा जाता रहा है। लेकिन पिछले कई बार से चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के तमाम सारे नेता हों, उनकी तरफ से एक बड़ी कोशिश लगातार ये की जाती रही है कि हम अलायंस के तौर पर कई बार अलग अलग राज्यों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत करनी होगी। तो अगर राहुल गांधी वास्तविकता में अमेठी से चुनाव लड़ने आते हैं तो कार्यकर्ताओं के भीतर एक बड़ा आप कह सकते हैं मैसेज जाएगा कि हमारी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अमेठी से चुनावी मैदान में है, तो वहां पर निश्चित तौर पर कांग्रेसी वर्कर्स में जोश दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है, अभी कल भी जब ये ऐलान किया गया तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा तर्क रखा गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो ये बता दें कि आखिरी बार वो अमेठी दौरे पर कब आए थे। तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी चूक इस लोकसभा चुनाव में करने नहीं जा रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी चूक करने जा रही है। हालांकि अजय राय ने यह कहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि इसका भी आधिकारिक ऐलान जब सूची जारी होगी तो उसके बाद ही किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश में राहुल गांधी बनाम जो नरेंद्र मोदी का एक समीकरण सेट करने की कोशिश जो राजनीतिक गलियारे है उसमें की जा रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनका अगर कोई सामना कर सकता है, उनका कोई विकल्प है तो वो राहुल गांधी है। तो इस तरह का समीकरण सेट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में खासतौर पर सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं चुनौती है वो अपने संगठन को मजबूत करने की है, चूंकि पिछले कई चुनाव में बिल्कुल पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी और अपने आप में ये बड़े सवाल थे कि अगर कांग्रेस को सत्ता में वापस लौटना है तो यूपी में अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। क्या ये ऐलान उसी तरफ कांग्रेस के कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? सीधा रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, आपकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगा। जैसे क्रिकेट के मुकाबलों में पाकिस्तान और इंडिया चिर प्रतिद्वंदी हैं, एक जोरदार टक्कर देखने को मिलती है, वैसे ही पिछले कुछ सालों से हम एक जोरदार टक्कर देखने को मिल रहे हैं स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी। जैसे ही राहुल गांधी का कोई बयान सामने आता है स्मृति ईरानी उसका जवाब देती हैं। लोकसभा में राहुल गांधी बोलते हैं, उनके ठीक बाद स्मृति ईरानी बोलती हैं। और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में दोनों आमने सामने में थे, मुकाबला 1-1 का बराबर। एक बार राहुल गांधी जीते हैं, एक बार स्मृति ईरानी जीती हैं। इस बार जो ऐलान किया है राहुल गांधी ने, इसके बीजेपी के लिए क्या मायने हैं और किस तरह से जवाब देगी? क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इन बयानों की अब बीजेपी की तरफ से?
देखिए, जाहिर तौर पे अमेठी की सीट की अगर बात की जाए तो गांधी परिवार का दबदबा वहां रहा करता था, लेकिन 2014 से जब एक मोदी लहर आई, उसके बाद से 2014 में जो जीत का अंतर पिछले चुनाव में 2009 में 4 लाख के आसपास था राहुल गांधी का, स्मृति ईरानी ही 14 में चुनाव लड़ी थी और उस वक्त राहुल गांधी की जीत का मार्जिन मात्र 1 लाख के करीब रह गया था। 19 में 14 से 19 केंद्र में मंत्री रही स्मृति ईरानी और लगातार अमेठी का दौरा करती रही और 19 में वो सीट 55,000 वोटों से जीत गई। यानी गांधी परिवार का जो एक गढ़ था अमेठी 1977 के आसपास से, वो कहीं ना कहीं टूट गया और इस भ्रम को भी दूर किया गया। और राहुल गांधी का 19 में चुनाव हारना अमेठी से कहीं ना कहीं मोटे तौर पर एक कांग्रेस के सूरज का उत्तर प्रदेश में अस्त होने जैसा भी था। लेकिन जहां तक अमेठी का सवाल है, 1977 में से इसकी शुरुआत हुई है गांधी परिवार की उस सीट से चुनाव लड़ने की। और पॉलिटिकल डेब्यू जो होता है, राजनीतिक जो वारिस होते हैं गांधी परिवार के, उनका पॉलिटिकल डेब्यू वहीं से होता है। 77 में आपको याद होगा रविंद्र प्रताप सिंह के हाथों भले ही संजय गांधी हार गए थे, लेकिन उनकी शुरुआत वहीं से हुई थी। हालांकि दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहां पे जीते, लेकिन 81 में उनकी मृत्यु के बाद फिर राजीव गांधी आया। राजीव गांधी के सामने शरद यादव, जो जिनकी मौत हुई कुछ समय पहले, वो चुनाव लड़े थे। 84 में फिर चुनाव हुआ, फिर राजीव गांधी के सामने संजय गांधी की पत्नी यही मेनका गांधी, जो अभी बीजेपी से सांसद है, वो चुनाव लड़ी थी। तो ये एक राजनीतिक वारिस का डेब्यू का केंद्र अमेठी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बीजेपी भी अपनी तरफ से तैयार है। बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश में 100% सीटें अपने नाम करने का है। 14 वाली जो स्थिति थी उससे भी बेहतर इस बार परफॉर्मेंस करने का है और इसके लिए लगातार जमीन स्तर पे काम हो रहा है। अमेठी सीट की बात करेंगे तो 5 विधानसभा सीटों में से 2 सपा के पास और 3 बीजेपी के पास है। इन आंकड़ों के लिहाज से अगर संसदीय परिणाम को 24 में भी देखना चाहेंगे, अगर राहुल गांधी उतरते हैं, तो अभी की स्थिति के मुताबिक वो दिखता है कि बीजेपी का पलड़ा वहां भारी रहेगा। लेकिन चूंकि ये सीट गांधी परिवार का गढ़ रहा है कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली की सीट, तो जाहिर तौर पर एक चुनौती वहां मिल सकती है स्मृति ईरानी को और बीजेपी को। लेकिन पार्टी उस लिहाज से तैयारी कर रही है। जमीन पे लगातार 14 से लेकर अभी तक स्मृति ईरानी सक्रिय हैं और कहा जाता है कि अमेठी स्मृति ईरानी को अमेठी ने अपना दीदी मान लिया और ये सीट राहुल गांधी आसानी से नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर तैयारी दोनों तरफ से है। लेकिन हाँ, सवाल यह है, अगर स्मृति ईरानी इस सीट को हारती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर जैसी की बात चल रही है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका वाराणसी से उतरेंगी, अगर ये दोनों, चूंकि ये कांग्रेस के फ्यूचर हैं और फ्यूचर के नेता के तौर पे हैं, अगर ये दोनों हार जाते हैं, अगर वाराणसी से उतरती हैं प्रियंका और राहुल अमेठी से और दोनों सीट हारते हैं, तो कांग्रेस के लिए भारी फजियत की बात हो जाएगी ये। ठीक है। देखना ये है कि सिर्फ ये बयान है, वाकई कांग्रेस की रणनीति पे आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने। संजीव, क्योंकि अजय राय अभी नए नवेले अध्यक्ष बने यूपी प्रदेश के और कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं अभी आया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या प्रियंका गांधी वाराणसी से। तो इस बयान के सबसे पहले तो मायने क्या निकाला जाए? क्या इसे माना जाए कि वाकई में यह बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पास करने को कहा गया है या फिर जोश में ऐसा बोल दिया गया है और वाकई में यह सच है? तो क्या यह माने कि अब यूपी में अपनी जमीन को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस थोड़ी सीरियस नजर आ रही है? देखिए, अजय राय कोई बात अगर कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो मौका कैसा है। अजय राय ये बात पहले भी कह चुके हैं जब वो अमेठी आए थे, लेकिन अध्यक्ष बनाए जाने के अगले ही दिन अजय राय, जो कि 2 बार खुद वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विरोध करते हैं, उनके द्वारा ये बात कही जानी और ख़ास तौर पर उनके बारे में जो कि कांग्रेस के सरपरस्त हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। कांग्रेस को जितना भी मैं समझता हूं, उनके बारे में बयान देने में कोई हड़बड़ी या बिना सोचे समझे कम से कम कोई कांग्रेसमैन नहीं करता है। अजय राय की पृष्ठभूमि भी है रवि कि वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साल 1996 से 2009 तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे। कोलसला सीट होती थी, उससे विधायक रहते थे लगातार और वो भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, वो विरोध करते हैं। उनके डिफरेंसेस हुए भारतीय जनता पार्टी इकाई से वहाँ पर और फिर वो अलग हुए। तो ये बात जब सामने आई है तो ये बात आपको ले जाती है उस तरफ कि वायनाड से जीत तो पक्की है। जिस तरह का अभी वाकया हुआ, जाहिर है राहुल गांधी के लिए वो सीट है, लेकिन वो केवल उनको लोकसभा पहुंचाएगी।
दरअसल वो एक टीस है, अमेठी की टीस, और अमेठी की टीस जो है वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अमेठी की सीट राहुल गांधी खुद वापस नहीं लेते हैं। प्रियंका गांधी लड़ें और मान लीजिए उन्हें सीट मिल जाती है तो वो बात नहीं होगी, बात राहुल गांधी की है। और कांग्रेस के भीतर खाने ये टीस जो है हर कार्यकर्ता और नेता में मौजूद है। तो इस बात की संभावना आप मानकर चल सकते हैं कि राहुल गांधी लौटेंगे। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी आज भले वो लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन वहाँ एक बना बनाया वोट बैंक कांग्रेस का दशकों से है, जो आपको 3-4 लाख वोट तो हमेशा उनके पास होते हैं। उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, हुआ यूँ कि जब स्मृति ईरानी 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 28% का इजाफा सीधे वोट बैंक में आया था, मोदी लहर था। और उसके बाद 2019 में अनदर 15%। आप सोचिए कितना वोट यकाएक 2 चुनावों में बढ़ा, बावजूद इसके मात्र 55,000 से हार हुई राहुल गांधी की। तो उन्हें संभावना ये लगती है अभी इस दौर में, जब राहुल गांधी की अपनी जो पॉलिटिकल कोशेंट है वो थोड़ी बेहतर हुई, इम्प्रूव हुई है। दूसरी बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भले ही कोई गठबंधन हो ना हो, इंडिया गठबंधन कहीं उत्तर प्रदेश में हो ना हो, रवि आप भी जानते हैं अमेठी, रायबरेली और कुछ हद तक सुल्तानपुर, इन तीनों सीटों पर कोई न कोई गठबंधन हो ही जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सके। वाराणसी वाली बात में मुझे थोड़ा सा संशय लगता है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ये बात सामने आई थी, आपको याद होगा रवि, कि प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं वाराणसी से लड़ जाऊं, और उसके बाद कहा यही जाता है कि कांग्रेस में प्रथम परिवार जो है उन्होंने मना किया कि ऐसे पॉलिटिकल डेब्यू नहीं होता है। और राहुल गांधी अगर अमेठी से हैं तो इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली होगा, अगर सोनिया जी छोड़ती हैं। और ये दोनों अगर अमेठी और रायबरेली का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो जीत की संभावना ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और ये महत्वपूर्ण भी है आखिर में रवि बताना, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश में टक्कर देते हुए नजर नहीं आते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी के आसपास आप चुनाव लड़कर के जीतने का दम नहीं रखते हैं, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आप हराने के हिसाब से चुनाव में शुरुआत नहीं कर रहे हैं। तो एक इम्प्रेशन भी देना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में कांग्रेस को, कि देखिए हम डरते नहीं, हम वापस आकर के लड़ेंगे। और कौन जानता है, देखिए अगर कांग्रेसी उत्साहित हैं और कहते हैं कि कौन जानता है, देखिए कल को अगर अखिलेश के साथ और जयंत के साथ और देर सवेर अगर मायावती जी के साथ चीज़ें हमारे साथ बेहतर हो जाती हैं तो फिर वो जो तिलस्म है वो टूट जाएगा। ठीक है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश आई इस बयान के बाद, लेकिन ये जोश जीत में तब्दील होगा, नतीजों में तब्दील होगा या नहीं, इसी पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधा राखी जी आपकी तरफ ही रुख करता हूं। बड़ा बयान यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और हो सकता है प्रियंका गांधी पीएम मोदी को वाराणसी में टक्कर देती हुई नजर आएंगी। बीजेपी इस चुनौती को, इस चैलेंज को कैसे देख रही है? देखिए रवि जी, लोकतंत्र है और सभी को इस बात की स्वतंत्रता है, जो चाहे जहां से लड़े। लोग, जनता को डिसाइड करना है कि कौन उनका नेता होगा, कौन उनके भरोसे के साथ और उनके विश्वास के साथ उस क्षेत्र का विकास करेगा। जहां तक आपने अजय राय जी की बात की, उनके स्टेटमेंट्स की बात की, मैं कहना चाहूंगी रवि जी, उनके 2 स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट ये कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे अमेठी लोकसभा से चुनाव, लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट और आया, उन्होंने ये कहा कि वहां की जो कांग्रेस की इकाई है वो ये चाहती है, जनता ये चाहती है। तो 2 तरह के स्टेटमेंट है। बेहतर ये होता राहुल गांधी जी खुद आके बोलते कि वो वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कि वहां के लोग चाहते हैं या राहुल गांधी आना चाहते हैं, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बात ये देखिए, अब वो समय चला गया रवि जी, जब मैं ये कहूं कि मेरी नाक किसी से मिलती है इसलिए मुझे वोट दीजिए, मेरी आंख किसी से मिलती है इसलिए मुझे वोट दीजिए। आज काम करोगे तभी वोट मिलेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने जनता का काम करेगा, जो जनता के बीच लगातार रहेगा। और अभी आपके ही संवाददाता अशोक तिवारी जी, कुमार गौरव जी ने बार बार ये कहा कि किस तरह से स्मृति ईरानी जी वहां पर लगातार एक्टिव है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं थी वो वहां लाकर के उन्होंने ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कराई है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव जब 2022 के हुए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का 2% वोट प्रतिशत मिला उनको। तो इतनी कम स्टेटस के साथ में जब कांग्रेस इस तरह की बात करती है तो मैं सबसे पहले उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि काम कीजिए पहले। अगर आपने इतने सालों तक अमेठी का आपने नेतृत्व किया तो ऐसा क्यों हुआ कि 80% घर थे वहां पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, 60% घरों में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहां मेडिकल कॉलेज खुलाने का काम सैनिक
स्कूल खुलाने का काम, 7.5 लाख लोगों को फूड पैकेट देने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी सरकारों ने किया। तो जब काम करेंगे रवि जी तो जनता का विश्वास मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये चैलेंज देना चाहूंगी, लड़े चुनाव अच्छी बात है अमेठी से, लेकिन सिर्फ अमेठी से लड़े, ऐसा नहीं हो कि डर के मारे कहीं और 3-4 जगह से और इलेक्शंस लड़ लें। क्योंकि जब सांसदी वापस आई, हाई कोर्ट ने इनकी कन्विक्शन पर रोक लगाई, तो ये अमेठी नहीं आए थे, ये सिर्फ वायनाड गए थे। जबकि अमेठी भी तो इनकी, चाहे हारे या जीते, अपनी सीट तो होती ही है, तो वहां पर आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का कनेक्ट, जिस तरह से ये चाहते हैं कि सिर्फ चेहरा दिखा दे, और मैं तो राहुल गांधी जी की ही बात कहूंगी जो उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में कही थी कि अब वो समय चला गया कि हवाई नेता जो है वो ग्राउंड पे जाकर जाएंगे और जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। अब हवाई नेताओं का काम नहीं चलेगा, और वही बात अमेठी में भी होगी जैसा उन्होंने किया है। वो अब तक कितनी बार गए अमेठी में, उन्होंने क्या काम किया, वहां की लोगों की प्रोग्रेस के लिए क्या काम किया, ये सब हिसाब लेकर जाए। ठीक है, लेकिन राखी जी इस बार जो राहुल गांधी है, ना ही वो 2014 वाले राहुल गांधी है, ना ही 2019 वाले राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत यात्रा करके आए। राहुल गांधी के साथ एक सिंपैथी भी है कि उनके सांसदी चली गई थी, जिस तरह से वो लौट कर आ रहे हैं। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बार वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे, इस बार राखी जी वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी का साथ उनको होगा, तमाम पूरे जो विपक्षी दल हैं उनके साथ होंगे। तो इसलिए ये मानिए कि ये टक्कर आसान नहीं रहने वाली आपके लिए। नहीं, टक्कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी लकीर को लंबा करने का प्रयास करती है, इसलिए उनकी टक्कर से हमें फर्क नहीं पड़ता। 2019 में जब राहुल गांधी जी ने इलेक्शन लड़ा था, मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए जरा एसपी का कौन सा कैंडिडेट था, बीएसपी का कौन सा कैंडिडेट था? इन्होंने नहीं खड़े किए थे कैंडिडेट उस समय। जब कैंडिडेट खड़े ही नहीं थे तो वो समर्थन तो, मौन समर्थन तो उस समय भी था और अभी भी, और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है। जब काम करेंगे, जनता का जिस पर विश्वास होगा वहां पर काम होगा ही होगा। और अगर आपने ग्राउंड लेवल पे लोगों से कनेक्ट किया है, आपने लगातार, जैसा अशोक तिवारी जी ने भी कहा, हर महीने वहां पे हम स्मृति ईरानी जी जाती हैं, लगातार वहां काम कर रही है। जो काम करेगा, देखिए मैंने फिर वही कहा, वो समय चला गया है जब आप कहो कि मेरी दादी से मेरी नाक मिलती है और मुझे वोट दे दीजिए, ऐसा समय चला गया है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकास की दृष्टि से अगर काम किया जाएगा, नया भारत है। नए भारत में क्या राहुल गांधी भी थोड़े नए नए नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ऋषि शंकर जी, आपसे ये सवाल मेरा ये है कि दावे तो किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जमीन पर क्या राहुल गांधी ने वहां पे काम किया है, लोगों से एक कनेक्शन बनाया है, या सिर्फ अभी दावे किए जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा और जीत जाऊंगा? जो भाजपा की प्रवक्ता है राखी जी, वो अपने ही बातों को और अपनी पार्टी की जो स्टैंड है उनमें विरोधाभास है। आपको याद होगा रवि जी, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो भाजपा प्रवक्ता हर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा करती थी कि क्या यूपीए की सारी योजनाएं जो हैं अमेठी रायबरेली के लिए ही निर्धारित की गई है। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो संजीव त्रिवेदी पुराने पत्रकार हैं, या आपके जो लखनऊ से जो पत्रकार साहब हैं वो पुराने पत्रकार हैं, आप उनसे इस बात की क्या कहते हैं पुष्टि कर सकते हैं कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो यही भाजपा कहती थी कि पूरा जो योजना है अमेठी और रायबरेली के लिए ही सरकार ने निर्धारित कर रखा है। तो ये कहना कि अमेठी में गांधी परिवार द्वारा कोई काम नहीं कराया गया है, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। और मैं तो ये कहता हूं, आरएसएस का जो यूपी को लेकर 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो सर्वे आया है उसमें सी कैटेगरी में अमेठी को रखा गया है। यानी बीजेपी ये देख रही है, बीजेपी को सबसे कमजोर सीटों में एक सीट अमेठी है। ये आरएसएस का सर्वे जो आई है उसको लेकर मैं बता रहा हूं। हमारी बहन ने ये कहा कि राहुल गांधी 2019 में डर के मारे 2 जगह से चुनाव लड़े थे। तो मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी क्या डर के बड़ौदा और बनारस से चुनाव लड़े थे? इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी कोटा और ग्वालियर से जब चुनाव लड़ रहे थे एक जमाने में, तो क्या डर के मारे लड़ रहे थे? तो ये ऐसी बातें करना, ये कहीं न कहीं बचकानी बातें हैं। और रवि जी, आप जानते हैं कि 2009 में कांग्रेस की कितनी सीटें थी? यदि 2019 की बात कर रहे हैं तो 9 से 10 ऐसी सीटें हैं कांग्रेस के पास जहां कांग्रेस को 2 लाख से लेके 1.5 लाख तक वोटें आई हैं। तो कहीं न कहीं ये कहना कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है, ये सही नहीं है। नहीं, जहां तक अमेठी की बात है, लेकिन
लेकिन ऋषि जी लेकिन 2023 के नतीजे, हम तो 2009 से ज्यादा ना 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके नतीजे देखें तो उसके हिसाब से कांग्रेस के पास एक सीट है, वो एक सीट बचा पाए थे। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम किया अमेठी में, तो भाई सीधा सवाल तो ये पूछा जाएगा, काम किया होता तो फिर आप 19 का चुनाव क्यों हारते अमेठी में? ये रवि जी, राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी भी 28-29 वर्ष के लड़के माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति खत्म हो गई थी क्या? आप तो विद्वान पत्रकार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया कितने कम उम्र में हराया था, आपको याद है? जमानत नहीं बची थी अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति से खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी क्या? ठीक है, चुनाव ये चुनावी समय है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन आप देखिए अमेठी के इतिहास में सिर्फ कांग्रेस 2 बार चुनाव हारी है। ठीक है, 1977 में और 2019 में। और जो सर्वे आ रहा है, आप अपने ऋषि जी, हार होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हार होती है, हर नेता की हार होती है, लेकिन अपना जो किला है, अपना जो परंपरागत सीट है, उससे हार होना बहुत बड़ी खबर बनी थी। राखी जी जल्दी से जवाब दीजिए लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं, कॉन्फिडेंस है स्मृति ईरानी को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में खेल हो जाए, क्योंकि परंपरागत सीट है। देखिए रवि जी, हम देखिए, सबसे पहले तो उन नेता की बात कर रहे हैं जिसको 13 बार लॉन्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो हर बार असफल रहे। लगातार हमने देखा कि एक असफल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कितने सारे उनके ऐसे डिसीजन है, और कोर्ट उनको कहता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस तरह का उनका आचरण है, मुझे लगता नहीं कि भारत की जनता जो है वो ऐसे लोगों के साथ में कभी भी कनेक्ट बना पाएगी जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया हो। और मैं फिर वही कहूंगी, अगर आना है तो मैं ऋषि शंकर जी से कहूंगी, गिनाइए आप काम। आपको सिर्फ इस तरह से बात करने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब, आपका ये कहने का मतलब है कि जनता नहीं समझती कि आपने इतना काम कराया तो भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया, वो भी अपनी ट्रेडिशनल सीट से। अमेठी सीट एक ऐसी सीट जहां पर गांधी परिवार का हमेशा से जो है वो जीतते आए हैं, हमेशा वहां पर कब्जा रहा है। और इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो जनता देखती है, जो काम करेगा। स्मृति ईरानी जी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जनता का विश्वास वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब जनता के बीच में जाते हैं, उनका काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे वहां के लोग जो है उनका विश्वास डेवलप होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि सी कैटेगरी में जो आरएसएस का सर्वे हुआ है उसमें सी कैटेगरी में अमेठी की सीट को रखा गया है। जी बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए ऋषि जी का एनालिसिस है, इनको बाहर की बैठ करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह की एक्टिविटीज वहां के लोगों को लगा है कि कोई नेता होता है। अमेठी एक ऐसी सीट रही जहां गांधी परिवार रहा, लेकिन कभी वहां पे गए नहीं, वहां के लोगों से बातचीत नहीं की, और यही नतीजा रहा कि 2022 के अंदर सिर्फ 2% सीट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली। तो इस तरह की चीजें जब हम बात करते हैं तो जनता का जो जनादेश है उसको ऊपर रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जनता तय करेगी, अमेठी की जनता तय करेगी, और यूपी की जनता कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है देखने वाली बात है। 5 सालों में क्या काम किया है अमेठी के लिए? 5 ऐसे काम हमारी बहन बता दे। मुझे लगता है 5 ऐसे काम आप बता दे राखी जी, जिन्होंने स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया हो। ये नहीं बता पाएंगे, एक काम नहीं बता पाएंगे। बता दूं, 5 काम बता। ठीक है ऋषि जी, सुन लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ चलूंगा। जल्दी से सुन लीजिए, जल्दी से राखी जी, 5 काम। सैनिक स्कूल खोलने का काम किया, मेडिकल स्कूल जिसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास जो है वो गांधी परिवार के ट्रस्ट ने किया, उसको वापस रीओपन करके चालू करने का काम किया। वहां पे 7.5 लाख से ऊपर की जनसंख्या जो है उनको फूड पैकेट बांटने का काम किया। 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं थे, उन्हें टॉयलेट्स बनाए। ओडीएफ किया पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र को। और पांचवी चीज जिसमें लाइट्स की व्यवस्था, हर जगह लाइट पहुंचाने का काम किया। 60% जगह पे तो लाइट ही नहीं थी। तो इस तरह की चीजें ठीक है, चलिए ठीक है। अब बाकी मेहमानों को जल्दी से चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बयान सामने आए कि हम राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए तैयार। क्या वाकई में राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए आप तैयार हैं? अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो ये क्या इंडिया अलायंस की रणनीति माने कि तय हो गया है कि भाई हाँ? देखिए रवि जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का एक मजबूत घटक दल है। और इतिहास में भी आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी ने वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, और अब तो वो इंडिया अलायंस के घटक दल है। और अजय राय जी जो अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी खुद की राय नहीं की, उन्होंने जनता की आवाज उन्होंने उठाई है वहां पे। और देखिए अभी इनके CWC पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है की बैठक होगी,
उसमें तय होगा कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस चाहता है कि निश्चित रूप से इनकी परंपरागत सीट रही है और अजय राय जी ने कोई नई बात नहीं कही है, बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए वहां से। और अगर राहुल गांधी जी वहां पर लड़ते हैं तो पूरी समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी की एक एक इकाई वहां पर राहुल गांधी जी के लिए प्रचार करेगी। इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर राहुल गांधी जी के लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस का एक मजबूत घटक दल है। और अभी हमारी बहन राखी जी के सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अभी उन्होंने कहा कि काम करोगे तो वोट मिलेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने काम किया होता तो दो पत्रकारों ने अमेठी के उस पर सवाल इनको उठाया, उसकी नौकरी खाने का काम किसने किया? इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब से क्यों भागे? दैनिक भास्कर के मालिक को इन्होंने कह करके उन दोनों पत्रकारों की नौकरी खा ली। नौकरी दे तो पाई नहीं, लेकिन नौकरी खाने का काम इन्होंने जरूर किया। अब इन्होंने जो चीजें गिनाई, अरे स्मृति ईरानी जी 2014 में चुनाव हारी, उसके बाद रेमो करम वो मंत्री बन गई, इतना बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिला, उस हिसाब से इन्होंने वहां पर क्या काम किया? देखिए, पहले तो बहुत बड़ी असमंजस थी कि जब राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए तो पहले तो सबसे बड़ा हिंडेंस यही था कि चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी जी, नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके कन्विक्शन पे स्टे लगाने का काम किया, उनकी संसदीय सदस्यता बहाल हुई। ये सही है कि वायनाड गए वो, और ऐसा नहीं कि अमेठी से उनका लगाव कम रहा। अमेठी देखिए उन लोगों का परिवार रहा, उनकी परंपरागत सीट रही है, और कई बार से अमेठी का सिर्फ 2 बार, जैसा कि हमारे ऋषि शंकर भाई ने बताया, ये सही कि 1977 में वो लोग हारे थे और बहुत कम मार्जिन से 2019 में चुनाव हारे। और वहां की जनता, अमेठी की जनता राहुल गांधी जी को याद कर रही है। इसी आधार पर लेकिन दीपक जी, आप पुराना इतिहास बता रहे हैं, पुराना इतिहास आप भी याद कर लीजिए। कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया था और यूपी में आपका क्या हाल हुआ था। उसके बाद आपने बीएसपी के साथ अलायंस किया था। तो जब भी आप अलायंस करते हैं तो नुकसान ही आप खाते हैं। पिछली बार 5 सीटें रह गई थी आपकी और बीएसपी आपसे आगे बढ़ गई थी। ये अलायंस आप सोच समझकर कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए, इंडिया अलायंस जो है जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने में बहुत से हर्डल्स, बहुत से पथरीले रास्ते, बहुत सी ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन सारे बाधाओं को पार करते हुए इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ एनडीए को अब की बार देश से बेदखल करने जा रहा है। देखिए रवि जी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज होती है, और 2019 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मशीनरी लगा करके सिर्फ 2 सीटों को ही हराने में पूरा फोकस इन्होंने कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। एक कन्नौज की सीट जो बड़े कम मार्जिन से आदरणीय डिंपल यादव जी हारी थी, और एक अमेठी की सीट, क्योंकि अमेठी की सीट 2014 में हार चुकी थी, और 2014 में हारने के बावजूद बाकी पुराने लोगों को किनारे करते हुए स्मृति ईरानी जी को केंद्र मंत्रिमंडल बहुत बड़ा पोर्टफोलियो देने का काम किया था। उस आधार पे 2 बार से मंत्री हैं ये 2 सरकार में। तो क्या इन्होंने अमेठी की जनता के लिए इन्होंने क्या किया? जब अमेठी के आपके पत्रकार जगत के लोग जो लोकतंत्र का एक मजबूत, मेरा सवाल दीपक जी, मेरा सवाल यह कि अलायंस जब भी आप करते हैं समाजवादी पार्टी नीचे ही जाती है। बीएसपी के साथ आपका अलायंस हुआ था ना, कांग्रेस का साथ आपका अलायंस हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपने अलायंस नहीं किए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ा है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी देखिए देश हित में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो, और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी की 2014 में एक भी सीट नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने 2014 में समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें, 10 सीटें उनको आई हैं, 5 आपको आई। यही तो मैं कह रहा हूं कि यूपी में अखिलेश को अपनी रणनीति को क्लैरिटी के साथ चलना होगा। आप झट से अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन आपको कितना नुकसान होगा ये आपको देखना होगा। चलिए, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है रवि जी। ठीक है, ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है रवि भाई। ठीक है, क्योंकि हम यूपी की सियासत की बात कर रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। रविकांत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आ रहा है और बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीएसपी इस पूरी लड़ाई में कहां नजर आ रही है? विधानसभा चुनाव हुए थे, बीएसपी पूरी तरह से साइलेंट नजर आई थी। समझ ही नहीं आया था कि बीएसपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी की तरफ है या फिर बीजेपी के विपक्ष की तरफ है। तो ये जो ऐलान हुए अमेठी को लेकर, इसका क्या रिएक्शन है बीएसपी का, और 2024 को लेकर बीएसपी की क्या रणनीति हो सकती है? रवि जी, मैं बीएसपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, मैं बस कोई जानकारी नहीं है कि बीएसपी क्या करेगी, लेकिन मायावती अभी भी निष्क्रिय स्थिति में है, दिखती हैं। ट्विटर पर जरूर
वो कुछ कमेंट करती हैं। और कल या परसों उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट किया कि नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सज्जन ने जिस तरह से संविधान को बदलने की बात कही और ये भी कहा कि ये संविधान औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है, तो ये सीधे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर हमला था, उनका अपमान था। इसको दलित समाज और पिछड़ा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, अल्पसंख्यक भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नरेंद्र मोदी ने लिखवाया था क्या, आरएसएस का इशारा था क्या? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आरएसएस के मुखपत्र ने 30 नवंबर 1949 को यानी संविधान पारित होने के ठीक 3 दिन के बाद इसी बात को रेखांकित किया था कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनु संहिता के विधान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या मनुस्मृति को लागू करना चाहती है? राखी राठौड़ जी बताएंगे। और उसमें स्त्रियों की क्या दशा होगी ये भी बखूबी वो जानती होंगी। ये बीएसपी का अपना मायावती का स्टैंड है और ये स्टैंड इस देश के बहुसंख्यक तबके का है, जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं। वो क्या ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस तरह के तानाशाह हो जाए कि देश में संविधान बदल दें? ये हिम्मत है क्या उनमें? और अगर हिम्मत है तो वो कह करके दिखाएं। ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? मोहन भागवत क्यों नहीं कहते हैं इस बात को कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं? इस देश का दलित, पिछड़ा, वंचित तबका ये सुनने के लिए बेकरार है कि आइए देखते हैं कि होता है क्या। अगर हिम्मत है तो बोलिए ना। ये इस तरह की जो ओछी राजनीति और जो मानसिकता है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब है, वो मुझे लगता है कि बहुत गंदा है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू समाज समानता और न्याय को नहीं पसंद करता है, वो असमानता पर आधारित है। इसमें सवर्णवाद चलता है, सवर्णों का वर्चस्व चलता है, इसलिए हिंदू कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। नहीं, ठीक है। और अगर हिंदू राष्ट्र बनता है रविकांत तो जी, इस देश के दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा। आप कह रहे हैं रवि जी आप पहले सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। नहीं, या चलिए तो आप मुझे कंप्लीट इस तरह के डिबेट में बुलाया मत करिए। ठीक है, कंप्लीट करिए जल्दी से। बीएसपी के प्रवक्ता की तरह आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बीएसपी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, मैंने पॉलिटिकल एनालिस्ट बीएसपी का रुख जानने के लिए आपसे पूछा है। नहीं, डेफिनेटली। और अब आपने मुझे इंगित कर दिया है तो मैं दलित होकर के बात कर रहा हूं। फिर ठीक है कि अगर ये करने की हिम्मत है तो आप बोलिए ना। मैं तो चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को कि वो कहें कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो समझ में भी आ जाएगा सड़क पर जब उतरेगा दलित और वंचित तबका। इसलिए इस तरह की ओछी राजनीति और ये जो मानसिकता है ना, इसको निकाल करके ठीक है। अब मेरा काउंटर सवाल ले लीजिए। देश का बहुसंख्यक ठीक है रविकांत जी, अब मेरा काउंटर सवाल जल्दी से ले लीजिए। आपने कहा कि आप प्रवक्ता के तौर पे नहीं बोल रहे हैं, एक दलित के तौर पे बोल रहे हैं, आपने इस तरह से कहा है। तो ये बताइए कि इस बार जो दलित वोट है वो किसकी तरफ जाएगा? अखिलेश उधर से दावा कर रहे हैं कि भाई हम छोटी जाति, वो लगातार कह रहे हैं कि जो मायावती का वोट बैंक था वो हमारी तरफ आ जाए। बीजेपी की तरफ से हमेशा बयान दिए जाते हैं छोटी जातियों का ये शोषण हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये वोट बैंक कहां जाएगा जब मायावती निष्क्रिय नजर आ रही हैं, एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं? तो यूपी की सियासत में जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो ये जो वोट बैंक है दलित छोटी जातियों का, ये किस तरफ जाने वाला है? रवि जी, मैं आपसे बहुत निवेदन करूंगा कि शब्द थोड़ा सा, हाँ, पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ठीक है, जाति थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और आप तो वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, ठीक समझते होंगे। दूसरा ये कि जो दलित है वो डेफिनेटली मायावती की इस कार्यशैली से निराश है, क्योंकि चाहे हाथरस में केस हुआ हो इसी भाजपा गवर्नमेंट में, या पूरे देश में रोहित वेमुला से लेकर के और ऊना कांड तक इसी मोदी जी के सियासत का ही वो पूरा हिस्सा है। और यही स्मृति जी हैं जिनकी बात हो रही है। रोहित वेमुला के केस पर जिस तरह से वो चीख चिल्ला रही थी और मायावती का उन्होंने अपमान किया था पार्लियामेंट में, तो क्या इस देश का और इस प्रदेश का दलित उनको बर्दाश्त कर लेगा? रही बात वोट बैंक की, वो छल और कपट की राजनीति के जरिए जाटा और नॉन जाटाओं में उत्तर प्रदेश के दलित को विभाजित किया और बीजेपी ने उन दलितों का वोट हासिल किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्हीं दलितों पर हमला किया, उनको पेशाब पिलाई गई, वो दूल्हा घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, मेरा सवाल यह था कि जाएगा किस तरफ? दलित अब बीजेपी को वोट करेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रविकांत जी,
ठीक है, समय हमें इतनी इजाजत देता है बहरहाल चर्चा के लिए। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना यह है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो यूपी की जनता क्या फैसला करेगी, क्योंकि दिल्ली जीतना है उसके लिए आपको यूपी का किला फतेह करना होगा।